ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 15 मिनट के अंदर अंदर जो सा वो हेमाटोलॉजी को हम इंशाल्लाह एंड करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास 2-3 बच्चे भी हैं, तो उनको भी हम साथ साथ पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला जो सा वो कहता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मैंने आपको लॉन्ग रिवीजन के अंदर भी बताया कि जहाँ पे आपका टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए, वहाँ पे हमेशा जो सा वो आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। नो मैटर वट, कोई सी भी कंडीशन दी हो, चाहे पीका की आपको उसमें दी हो, किलोनिकिया की आपको दी हो, फाइंडिंग्स फीचर्स वगैरह, लेकिन आपने हमेशा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया निकालना है। ठीक है, उसके अंदर आपको फटीग, माइक्रोसाइटिक एनीमिया और लो फेरेटिन, कोई भी कंडीशन हो, हाई TIBAC है, हमेशा आपने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ जाना है। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ हमेशा आपकी क्रोनिक इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की डिजीज़ होती है, जिसके अंदर आपको हमेशा हाई फेरेटिन देखने को मिलता है। तो वट इज़, अगर डिफरेंस आप दोनों ने निकालना हो इन दोनों के अंदर, तो इसके अंदर आपका हाई TIBC और अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ के अंदर आपका हाई फेरेटिन। और इसने आपको एरिथ्रोपोइटिन जो सब आपको प्लस एंड माइनस आपको CKD के अंदर जो सब वो देना पड़ता है अगर CKD का पेशेंट है तो। थैलेसीमिया ट्रेट के अंदर क्या होता है कि आपका अल्फा थैलेसीमिया भी होता है और बीटा थैलेसीमिया भी होता है। अब अल्फा थैलेसीमिया के अंदर आपकी फिर वो 4 स्टेज आती है, माइल्ड, मॉडरेट और जो मेजर होती हैं। तो उसके अंदर माइल्ड और माइनर के अंदर जो है वो रिस्पेक्टेबल होता है, पेशेंट सर्वाइव कर जाता है। लेकिन फिर उसके अंदर जो आपकी, क्योंकि दोनों जो सी है वो आपकी ग्लोबल जेन्स होती हैं, तो थैलेसीमिया के अंदर आपने जो है वो आपकी माइल्ड मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है विद नॉर्मल एंड हाई RBC काउंट। और सबसे इंपॉर्टेंट, थैलेसीमिया के अंदर हम टारगेट सेल देखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमने ड्रग ऑफ चॉइस क्या करानी है, हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है कि यहाँ पे आपका अगर कैथोड है और ये आपका एनोड है, तो आपके जो मिक्स सेल्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर अडल्ट भी हो और सिकल भी हो, अडल्ट भी हो और सिकल भी हो, दोनों, वो तो आपके कहाँ पे होंगे, मीट के अंदर होंगे। लेकिन अगर आपका जो सेल है उसकी शेप भी बाइकनकेव है, वो है भी बिल्कुल ठीक, उसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला भी नहीं है, तो वो फास्टली जो है वो आपका एट द कॉर्नर जो है वो चला जाता है, जो आपका हीमोग्लोबिन अडल्ट होता है। लेकिन अगर वो आपका हीमोग्लोबिन सिकल है, तो वो आपका कॉर्नर पे स्टार्टिंग में ही रहेगा, ठीक है ना। वो आपका मूव करते हो उसको क्या होगा, तकलीफ होगी, क्यों, उसकी शेप भी ख़राब है और वो क्या है आपका अनएबल टू जो है वो मूव होता है। तो इलेक्ट्रो जो फेरेसिस है वो इस तरीके से करवाते हैं। बीटा थैलेसीमिया मेजर के अंदर आपको सीवियर एनीमिया देखने को मिलता है इन चाइल्ड विद हेपेटोस्प्लेनोमेगाली एंड फ्रंटल बुजिंग। इस पॉइंट को जो है वो बच्चे मिस कर देते हैं कि जो बच्चे जो माथा होता है उसकी क्या होती है, सूजन आपको देखने को मिल रही है। इसके अंदर भी आपने वो इलेक्ट्रोफेरेसिस करवाना था विद हाई हेमोग्लोबिन फीटल। क्यों, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन एडल्ट है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर अगर आपका बीटा थैलेसीमी नहीं है और उस बीटा थैलेसीमी की जगह पर अगर आपके गैमा जोन्स होते हैं वो आ जाए और रिटर्न हो जाए, तो आपका हीमोग्लोबिन जो फीटल होता है वो आपका हीमोग्लोबिन एडल्ट को जो है वो कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है कहीं ना कहीं, कि यार कहीं ना कहीं से जो है वो आपकी जो बॉडी है वो आपकी कहीं ना कहीं सर्वाइवल मोड पर चली जाए। सिकल सेल डिजीज़ के अंदर क्या होता है, हमेशा जब भी आपके पास पेशेंट आएगा सिकल सेल एनीमिया का, वो कहेगा मुझे शदीद पेन हो रहा है। एक मूवी, एक सीज़न है द पिट के नाम से, उसके अंदर एक पेशेंट प्रेजेंट करता है एमरजेंसी वार्ड के अंदर। वो जब प्रेजेंट करता है तो उसको जो एम्बुलेंस वाले होते हैं वो कहते हैं कि जी इसको, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो इसे इंजेक्शन जो है वो टोराडोल लगा दें, ठीक है ना, यानी कि पेन किलर जो है वो लगा दें, ठीक है। और वो इतना इरिटेट पेशेंट होता है, इतना इरिटेट पेशेंट होता है कि दैट समवन इज जज कि यार शायद इसको ना CVA की जो है वो हिस्ट्री है, या इसके अंदर जो है वो ल्यूसिड इंटरवल का जो है वो भी मैकेनिज्म चल रहा है। बट द पॉइंट इसके, उससे जब पूछा गया कि आपको पहले कोई बीमारी है, तो उसने कहा जी मुझे सिकल सेल एनीमिया है, और उसके अंदर जो है उसने पेन क्राइसिस की डेफिनेशन बताई है। तो इसके अंदर भी आपको वो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो हम करवाते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हाइड्रोक्सीयूरिया, फोलिक एसिड, वैक्सीन, और आपने सबसे पहले अपने क्राइसिस मैनेजमेंट को जो है वो देखना है। पेन ठीक करने के बाद आपने नेक्स्ट जो है वो जाना है। तो इसके अंदर भी वो इन्फेक्शन की वजह से आपके वो होते हैं। सिकल सेल क्राइसिस के अंदर क्या होता है कि सीवियर बोन पेन होता है, नॉन एज सिकल सेल डिजीज, ट्रिगर होता है डिहाइड्रेशन या इन्फेक्शन। क्लिनिकल डायग्नोसिस आपने जो है वो करना होता है। अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम के अंदर आपने सिर्फ चेस्ट एक्सरे करना होता है। इसके अंदर भी वो सिकल सेल डिजीज और चेस्ट पेन विद फीवर एंड हाइपोक्सिया जो है वो आपके कोरिलेट कर रहा होता है। चेस्ट डिजीज उसको DDs के अंदर आपने डालना होता है। ए प्लास्टिक का क्या मतलब होता है कि आपकी सिकल सेल या हेमोलाइटिक, यानी कि उसकी RBCs की डिस्ट्रक्शन होना, एंड विद रिप्रेजेंट विद सडन सीवियर एनीमिया विद द हिस्ट्री ऑफ पैरावायरस बीटा 19। ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है ए प्लास्टिक एनीमिया की, पैरावायरस यानी कि PB19 की। फिर आपका आ जाता है मेगालोब्लास्टिक। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेगालोब्लास्टिक एंड नॉन मेगालोब्लास्टिक। याद रखें, मेगालोब्लास्टिक के अंदर हमेशा हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आएंगे, और नॉन मेगालोब्लास्टिक के अंदर आपको अल्कोहल या क्रोनिक लीवर डिजीज़, इसका आपको पेशेंट देखने को मिलेगा। इसके अंदर किसी भी किस्म के हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मेगालोब्लास्टिक के अंदर आपको हाइपर सिगमेंटेड, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपकी DNA की जो सिंथेसिस होती है वो आपकी इम्पेयर्ड होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको हाइपर सिगमेंटेड देखने को मिलेंगे। और नॉन ब्लास्टिक जो एनीमिया है उसके अंदर आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल और CLD की जो है वो हिस्ट्री मिलेगी, और इसके अंदर किसी किस्म के हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स देखने को नहीं मिलेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ बीटा 12 एंड फोलेट डेफिशिएंसीज, कि विटामिन B12 के अंदर आपको मिथाइल मेलानिक एसिड ज़्यादा मिलता है, प्लस न्यूरोलॉजिकल जो है वो इश्यूज़ आपको मिलते हैं, या न्यूरोपैथी आपको देखने को मिल रहा है विच इज़ पैरास्थीजिया। लेकिन फोलेट के अंदर इस किस्म का कोई इशू नहीं होता। इसके अंदर आपका मिथाइल मेलानिक एसिड भी बिल्कुल ठीक होता है,
और इसके अंदर आपको किसी किस्म के भी न्यूरोलॉजिकल साइंस देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन विटामिन B12 के अंदर आपको तीनों मिथाइल मेलानिक एसिड भी मिलता है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी जो है वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं। लेकिन फोलेट के अंदर आपको किसी किस्म के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रहे हैं। हाँ, ग्लोसाइटिस की जो है वो आपको हिस्ट्री देखने को मिल रही होती है। तो इसके अंदर लो फोलेट जो है वो आपको लेवल होते हैं, और लो फोलेट लेवल के अंदर जो जब बच्चा होता है उसके पेट के अंदर, इसलिए फोलिक एसिड या फोलेट जो है तो उसको दिए जाते हैं ताकि जो बच्चा है उसके अंदर, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके DNA RNA के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, तो इसलिए फोलेट जो है वो आपको दिए जाते हैं। परनीशियस एनीमिया का आपको पता है कि इसके अंदर आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। किस वजह से? जो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर होता है किसके अंदर, आपका गट के अंदर। तो गट के अंदर आपका इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो आपका β12 भी इसके साथ अटैच नहीं होगा। β12 अगर इसके साथ अटैच नहीं होगा तो β12 आपकी इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। अगर इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा तो आपकी उसकी एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। इसलिए इंट्रिंसिक फैक्टर को हम क्या कहते हैं? परनीशियस एनीमिया, जिसके अंदर आपकी एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर जो एंटीबॉडीज़ है आपने चेक करनी होती है, और इसके अंदर आपको इंट्रिंसिक फैक्टर आपको नहीं मिल रही होती जो आपके गट में मौजूद होती है। J6PD का सबसे हॉलमार्क होता है आपका हेनीज बॉडीज़ और बाइट सेल्स। जहाँ पे भी आ जाए आंख बंद करके आपने क्या लगाना है? आपकी J6PD डेफिशिएंसी। तो J6PD जो है वो आपने चेक करना होता है डॉग ऑफ चॉइस के अंदर, डायग्नोस्टिक ऑफ चॉइस के अंदर। और आपको ऑक्सीडेटिव ट्रिगर का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका RBC है, क्लियर। अब RBCs के ऊपर ना ये आपकी ऐसी लाइनिंग्स आ जाती हैं, ये J6PD जो है वो ये काम कर रहा होता है। अगर आपकी ये प्रोटेक्शन ना हो, अब जब अगर ये प्रोटेक्शन नहीं होगी ऊपर से, तो क्या जो आपके RBC उसकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है ना ईजिली, ठीक है, अगर ये वाली प्रोडक्शन ना हो, ठीक है। तो इसकी वजह से RBCs की प्रोडक्शन होती है, इस वजह से आपको बाइट सेल्स या हेनीज बॉडी यानी कटे हुए सेल्स, काटा हुआ सेल्स आपको जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस यानी कि नाम से ही ज़ाहिर है सफीरोसाइटोसिस, तो आपको इसके अंदर भी आपको सफीरोसाइटोसिस को जो है वो आपको क्लूज जो है वो देखने को मिलेगा, विच इज़ हेमोलाइटिक एनीमिया, जॉन्डिस और स्प्लीनोमेगाली आपको देखने को मिल रहा होता है। इसके अंदर आपने ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो है वो टेस्ट करवाना होता है। फिर आपका जाता है ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर आपके वार्म हेमोलाइटिक एनीमिया भी होते हैं और कोल्ड हेमोलाइटिक एनीमिया भी होते हैं। अब दोनों के अंदर डिफरेंस ये होता है कि आपको पता है कि आपने डायरेक्ट कॉम टेस्ट और इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट कहाँ पे करवाना होता है। अगर आपके एंटीबॉडीज़ आपके RBCs के साथ अटैच्ड हैं, यानी कि आपका RBCs है और यहाँ आपके एंटीबॉडीज़ अटैच है, तो ये क्या है? पॉजिटिव कॉम्स टेस्ट, डायरेक्ट कॉम टेस्ट। अब अगर आपके जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आपका अगर सीरम के अंदर हैं, तो सीरम के अंदर है तो वो क्या है? इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट, ठीक है। वार्म और कोल्ड में क्या होता है कि आपको पता है कि आपका जो IgG एंटीबॉडीज़ होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द IgM एंटीबॉडीज़। तो IgG जो होते हैं वो आपके वार्म हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर होते हैं और कोल्ड के अंदर आपके IgM एंटीबॉडीज़ होते हैं। वार्म हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर आपको डायरेक्ट कॉम पॉजिटिव होता है IgG के साथ जो आपका RBCs के साथ अटैच होता है, और कोल्ड के अंदर आपका डायरेक्ट कॉम पॉजिटिव होता है फॉर C3 यानी कि कंप्लीमेंट सिस्टम के साथ आपको जो है वो इन्वॉल्व होता है। वार्म के अंदर आपको एक्स्ट्रा वेस्कुलर मिलती है, यानी कि आउटसाइड ऑफ द क्या कहते हैं अपना हेमोलाइसिस। इसके अंदर आपको इंट्रासेलुलर हेमोलाइसिस जो देखने को मिल रहा होता है। एक्स्ट्रा वेस्कुलर का क्या मतलब होता है? वेसल्स के आउट, यानी कि किसके अंदर? स्प्लीन के अंदर। और इंट्रा हेमोलाइसिस का क्या मतलब होता है वेस्कुलर? कि आपकी इनसाइड ऑफ द वेसल्स। हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर RH इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर होता है विद न्यूनेटल जॉन्डिस एनीमिया विद पॉजिटिव कॉम टेस्ट, यानी कि RBCs के ऊपर जो है वो एंटीबॉडी जो लगी होती है उसको कहते हैं हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। और इसके अंदर जो है वही बात है कि आपके जो RH फैक्टर होता है जिसको हम हाइड्रॉप्स फिटालिस कहते हैं, हाइड्रॉप्स फिटालिस, इसकी जो है वो आपको हिस्ट्री देखने को मिल रही होती है। पॉलीसेथीमिया वेरा और सेकेंडरी पॉलीसेथीमिया का क्या मतलब होता है? पॉलीसेथीमिया में आपकी JAK2 की जो है वो म्यूटेशन होती है और आपका जो है वो आपको एरिथ्रोपोइटिन का लेवल लो मिलता है। इसकी वजह से जिसकी वजह से आपको एरिथ्रोपोइटिन जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो रिलीज़ करवा रहा होता है, और इसके अंदर आपको हेडेक, इचिंग और आफ्टर हॉट बाथ यानी कि गर्म पानी से बाथ लेने के बाद आपको हेडेक और इचिंग होती है, ये आपकी होती है पॉलीसेथीमिया वेरा। क्यों? EPO इसके अंदर क्या हो जाता है? इंक्रीज़। अब जब EPO इंक्रीज़ होता है तो वो उसकी वजह से जब एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ होता है उसकी वजह से RBCs की ज़्यादा प्रोडक्शन, और वो आपका क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है आपका ब्लड। जब ब्लड आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से थिक हो जाता है उसकी वजह से आपको क्या करना स्टार्ट हो जाती है? ईचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, उसकी जो मूवमेंट है वो नहीं होती। सेकेंडरी पॉलीसेथीमिया क्या होता है? इसके अंदर आपका APO लेवल जो होता है वो नॉर्मल होता है कि हाई HB, ये हेमाटोक्राइटिक जो सा लेवल होता है, हिपोक्सिया, स्मोकिंग, रीनल ट्यूमर या हाई EPO ऑलरेडी आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है वो आपको अंडरलाइन काज होती है सेकेंडरी पॉलीसेथीमिया के अंदर। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर क्या होता है कि आपका जो प्लेटलेट काउंट है कम हो जाना। एरिथ्रोपोइटिन का लेवल कम, तो उसका मतलब है RBCs का कम हो जाना। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि आपका प्लेटलेट का कम हो जाना। और अगर आपका WBCs कम है तो इन तीनों कंडीशन को आप क्या कहते हैं? पैनसाइटोपिनिया, ठीक है।
तो न्यूट्रोपीनिया और आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब इसके अंदर आपने सीबीसी और पेरिफेरल स्मीयर जो है वो करवाना होता है और इसके अंदर आपको जो है वो रैश देखने को मिल रहे होते हैं। इम्यून आईटीपी इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक पुरपुरा के अंदर आपको आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विद पैटची पुरपुरा। अब इसके अंदर पीटी और पीटीटी जो है वो आपको नॉर्मल देखने को मिल रहा होता है। इसमें आपने स्टीरॉयड और आईवीआईजी बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है कि आईवीआईजी हम किस में देखते हैं, वो आपने देते हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक साइटोपिनिक पुरपुरा के अंदर। इन दोनों के अंदर क्या होता है, थ्रोम्बोटिक टीटीपी के अंदर पुरपुरा के अंदर आपको प्लेटलेट काउंट कम होता है, शिस्टोसाइटोसिस देखने को मिल रहा होता है, लो प्लेटलेट देखने को मिल रहा होता है, विद एडम TS13 कम देखने को मिल रहा होता है। एडम TS13 कम होता है तो उसकी वजह से आपको प्लेटलेट्स जो की अकोमोलेशन है वो कम होती है इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको प्लेटलेट कम, मैक्रोएंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिल रहा होता है, न्यूरोलॉजिक और रीनल सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं। ऐसे ही हेमोलाइटिक के अंदर भी सेम होती है, बस इसके अंदर फर्क होता है कि इसके अंदर आपको ब्लडी डायरिया विद एक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिल रहा है, विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और हेमोलाइसिस दोनों। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हेमोलाइटिक के अंदर आपको ब्लडी डायरिया है कि ब्लडी डायरिया देखने को मिल रहा होता है और इसके अंदर आपको जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो देखने को मिल रहा होता है। साथ साथ आपकी जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं। इसके अंदर किसी भी किस्म के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन एक रीनल फंक्शन आपको दोनों के अंदर जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं। फिर DIC होता है डिसेमिनेटेड, ये आपका सेप्सिस की कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका लो प्लेटलेट होता है, प्रोलॉन्ग PTT और PT कि आपका PT यानी कि इंट्रिंसिक और PTT एक्सट्रिंसिक दोनों चीज़ें आपके होती हैं। अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अंदर घर के अंदर की सिक्योरिटी रखी हुई है तो फॉर एग्जाम्पल आपने 3 सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं और बाहर की तरफ आपने सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए, तो आपके PT क्या है, एक्सटेंसिक है आपका। ठीक है, फिर आपका आ जाता है हीमोफीलिया A, आसान है। अगर फैक्टर 8 का मसला है तो हीमोफीलिया A, ठीक है, डायग्नोस्टिक। अगर फैक्टर 9 का मसला है तो वो आपका क्या है, हीमोफीलिया B। अब फैक्टर 9 है उसके अंदर भी आपका PTT जो है ऊपर लॉन्ग होगा, हीमोफीलिया A के अंदर क्यों, दोनों आपके इंट्रेंसिक फैक्टर होते हैं। एक्सट्रेंसिक के अंदर आपके 7 और 2 आ जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली आपका 7 आता है। VWD जो होता है वो आपका अगर डिजीज़ है वॉन विल्डेंट की तो उसके अंदर आपको पता है कि VWD आपके प्लेटलेट्स को कम कर रहा होता है, यानी कि उसकी तोड़ फोड़ कर रहा होता है। लेकिन अगर वो वॉन विल्डेंट डिजीज़ यानी कि वो आपको बॉडी के अंदर जो है वो नहीं है तो आपको म्यूकोजल ब्लीडिंग, मेनोरेजिया और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम आपको देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आपके आके जो है अटैच हो रहे होते हैं। विटामिन K के अंदर क्या देखने को मिल रहा होता है कि PT और INR प्रोलॉन्ग होते हैं विद विटामिन K रिस्क फैक्टर। वारफरिन और हेपरिन के अंदर क्या देखने को मिल रहा होता है कि वारफरिन के अंदर आपने जो एंटीडॉट होता है वो आपने फाइनोनिटिडियोन जो है वो आपने यूज़ करना होता है। वारफरिन की टॉक्सिसिटी के अंदर जो उसका एंटीडॉट होता है यानी कि विटामिन K के अगर पूछा जाए कि अगर दूसरा ऑप्शन दिया जो फेनिटिडियोन तो आपने जो है वो चूज़ करना होता है। हेपरिन के अंदर आपको पता है कि उसका कोवलेंट क्या होता है, प्रोटामीन सल्फेट। तो हेपरिन एक्सपोजर है, प्लेटलेट्स फॉल है और आपको थ्रोम्बोसिस की जो है वो हिस्ट्री देखने को मिल रही है, तो आपने PF4 एंटीबॉडीज जो है करवाना होता है और इसके अंदर अपने PTINR जो है वो करवाना होता है, क्योंकि वारफरिन जो होता है वो आपका एक्सट्रेंसिकली जो है वो ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो साथ INR के साथ यानी कि ब्लड के अंदर ब्लड का बेसिकली INR आपसे ब्लड का जो है वो कोरिलेट कर होता है। DVT के अंदर जो है वो आपने कंप्रेशन डबल अल्ट्रासाउंड करवाना होता है कि उसके अंदर आपको पता है कि थ्रोम्बोस की जो है वो आपको हिस्ट्री मिलती है। एम्बोलिज्म में आपको एम्बोलिज्म और वैसे भी सारों को पता है कि CT एंजियोग्राफी होता है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जहाँ पे आ जाए सडन प्लोराइटिक चेस्ट पेन विद टैकीकार्डिया, आंखें बंद करके पल्मोनरी एम्बोलिज्म लगा देना। अब आ जाता है ALL, सबसे इंपॉर्टेंट। ALL हमेशा लिम्फोब्लास्ट बन रहा है, सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, बच्चे हमेशा TDT पॉजिटिव, ठीक है ना, इसके अंदर आपका ये TDT पॉजिटिव होता है, याद रखें। इसका फीवर, ब्लीडिंग, पेल और लिम्फोब्लास्ट का जो वो जिक्र होता है। इसका आपने बोन मैरो बायोप्सी और एस्पिरेशन करवाना होता है। AML एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूटली अडल्ट विद अनीमिया, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग विद और रॉड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है और रॉड्स का। इसके अंदर आपने बोन मैरो की बायोप्सी विद माइलॉइड ब्लास्ट आपने देखने होते हैं। फिर आपका कहा जाता है APL के अंदर आपके PML और जो रारा की टेस्टिंग है वो देखने को, इसमें आपके AML और DIC दोनों जो सब इन्वॉल्व होते हैं। फिर आपका आ जाता है CML होता है क्रोनिक का मतलब होता है आपके ओल्ड एज। तो ओल्ड एज के अंदर BSR और ABL की स्टेनिंग होते हैं और इसके अंदर आपके फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो है वो पॉजिटिव होते हैं। पिछली दफ़ा भी एक क्वेश्चन आया था, उसके अंदर सारों ने जो है वो बुजुर्ग पेशेंट था लेकिन 3 महीने की हिस्ट्री थी, उसमें उन सब ने ALL लगाया हुआ था, हालांकि वो AML था क्वेश्चन। लिम्फोब्लास्टी के अंदर क्या होता है, फ्लोसाइटोमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़, और इसके अंदर आपको समझ सेल्स देखने को मिल रहे होते हैं, C सेल्स, और किस में होता है, बूढ़ों के अंदर होता है। ये बूढ़ों के अंदर होता है, कभी अगर 3 महीने की हिस्ट्री है वो कभी भी आपका CML नहीं होगा, याद रखना। हॉजकिन लिम्फोमा क्या होता है, उसके अंदर आपके पेनलेस लिम्फोडेनोपैथी होता है हॉजकिन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपको बीटा सेल और रीड स्टर्नबर्ग सेल जो है वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स आपको हॉजकिन लिम्फोमा में देखने को मिल रहे होते हैं, याद रखना है आपने, ठीक है। और इसके अंदर एक्साइजल लिम्फ नोड बायोप्सी आपने करवानी होती है। एज कम्पेयर टू नॉन हॉजकिन लिम्फोडेनोपैथी में पेनलेस लिम्फोडेनोपैथी, फिर एक्स्ट्रा नोडल डिजीज विद बीटा सिम्टम, और इसके अंदर भी आपने एक्साइजल लिम्फ नोड बायोप्सी करवानी होती है, ठीक है।
फिर आपको कहा जाता है बुर्किट लिम्फोमा, उसके अंदर आपको पता है कि आपकी सी और एमसीबी की ट्रांसलोकेशन होती है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका स्टारिस का अपीयरेंस। ट्रांसलोकेशन आप जो है वो बुक से एक दफ़ा देख लीजिएगा। मल्टीपल माइलोमा क्या होता है कि आपकी एक तो बोन पेन, अनीमिया, रीनल फेलियर होता है विद हाइपर कैलेसीमिया। इसके अंदर आपने मल्टीपल माइलोमा के अंदर आपने जो सीरम और यूरिन है उसको जो है वो देखना होता है, उसके इलेक्ट्रोफोरेसिस को, और विद बोन मैरो बायोप्सी। बाकी ये जो है मल्टीपल माइलोमा का जो पेशेंट होता है उसको मोस्टली जो है वो सिर्फ केमोथेरेपी पे जो है वो शिफ्ट करता है। फिर आपका आ जाता है वेल्डनस्टॉर्म मैक्रोग्लोबिनीमिया। इसके अंदर आपके आईजीएम स्पाइक, जहाँ पे भी लफ्ज़ आए आईजीएम स्पाइक, तो आप क्यों सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर आपको आईजीएम देखने को मिल रहा होता है, वो आपका क्या है मैक्रोग्लोबिनीमिया, यानी कि एम से मैक्रोग्लोबिनी आईजीएम विद मैक्रोग्लोबिनीमिया। और हाइपर विस्कोसिटी जहाँ पे है विद आईजीएम स्पाइक, तो आपने याद रखना है हाइपरएल्डोस्टेरोन। ए प्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या होता है, मैं अभी आपको ऊपर पढ़ा के आया हूँ कि क्या है पैनसाइटोपिनिया विद हाइपोसेलुलर मैरो, वो ए प्लास्टिक क्राइसिस था, ये आपका ए प्लास्टिक एनीमिया जिसके अंदर आपका जो तीनों सेल्स वो क्या है खराब है, और बोन मैरो की जो है वो आपको प्रोडक्शन नहीं देखने को मिल रही थी। माइलोडो प्लास्टिक सिंड्रोम है, उसके अंदर आपको एल्डरली विद साइटोपेनिक और डिस्प्लास्टिक देखने को मिल रहा होता है विद बोन मैरो बायोप्सी। माइलोफिब्रोसिस के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट टेयर ड्रॉप सेल्स या ड्राई टैप मैरो, बिल्कुल खुश्क पड़ी हुई मैरो जो है आपको देखने को मिल रही होती है, और बोन मैरो बायोप्सी शोइंग फाइब्रोस हो जाता है। माइलोफिब्रोसिस यानी कि फाइब्रोसिस। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर आपको हाइपलेटर्स देखने को मिल होते हैं विद थ्रोम्बोसिस, और जैक2 की जो है वो म्यूटेशन आपको देखने को मिल रही होती है। न्यूट्रोपेनिक फीवर इसको छोड़ देना, ल्यूकेमिया रिएक्शन को भी छोड़ देना। हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर आपको ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है तो फीवर चिल्स आप जब भी हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं ना, हम पेशेंट को एक बात लाजमी कहते हैं, पेशेंट को सांस का मसला हो, बुखार हो, सर्दी लगे, क्या कहते हैं चक्कर आने लगे, तो आपने बताना है उस टाइम पे हमने ब्लड अगर दे रहे हैं तो ब्लड हमने स्टॉप कर देना होता है। एबीओ इंटरकम्युलेटिव फैक्टर जो है वो आपका आरएच फैक्टर से जो है वो आपका कम होता है। इन दोनों के अंदर आपको मैं ऊपर पढ़ा के आया हूँ, तो इसके अंदर आपको जो एंटीडी आपने देना होता है, और ये जो है वो आपको खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो ट्रांसफ्यूजन को आपने स्टॉप कर देना होता है एबीओ के अंदर। ये आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी से ही आपको शुरू होता है, ये आपका सेकंड प्रेगनेंसी से बच्चे को जो है वो अफेक्ट करता है एंटीडी के अंदर, ठीक है। स्प्लेनोमेगाली अप्रोच, इसके अंदर जो है वो आपको लेफ्ट अपर कॉर्डिनेट के अंदर फुलनेस, साइटोपिनियाज और अंडरलाइंग हेमोलाइटिक या कंडीशन इन्फेक्शन या लीवर देखने को मिल रहा होता है। लिम्फेडिनोपैथी अप्रोच के अंदर क्या होता है, इन लार्ज नोड्स विद फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट विद परसिस्टेंट पेनलेस स्वेलिंग इज अ लिम्फोडोपैथिक अप्रोच। पैनसाइटोपिनिया मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एनीमिया, रिकरेंट इन्फेक्शन और ब्लीडिंग, और जो बोन मैरो बायोप्सी है उसके अंदर आपको सीबीसी, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, तीनों चीज़ों आपको कम मिल रही होती हैं। रेटिक काउंट हमेशा आपको एनीमिया का बता रहा होता है कि आपकी जो बॉडी है कि उसके अंदर हेमोलाइसिस और ब्लड जो है वो कितना लॉस हुआ है, तो इसलिए हम रेटिक काउंट जो है वो देखते हैं हम लैब्स इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। लो रेटिकुलोसाइट एनीमिया का क्या मतलब होता है कि एनीमिया विद लो रेटिक काउंट विद मैरो या प्रोडक्शन प्रॉब्लम है, यानी कि आपके बोन मैरो से आपकी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, उसका मतलब होता है कि लो रेटिकुलोसाइट काउंट है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब जो है आपने लाजमी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। थैंक यू।